नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे एकांकी भोर का तारा। तो आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छी रचना है। भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। यह एकांकी राष्ट्रीय भावना से भरी हुई है, जिसमें संकट के समय देश को जगाने और एकजुट करने का संदेश दिया गया है। एकांकी में शेखर नामक एक कवि है जो कविताएं किस पर लिखता है? प्रेम पर कविताएं लिखता है। यानी मुख्य भाव क्या है? प्रेम का है, लेकिन कथानक बदल जाता है। यानी प्रेम के भाव की जगह दूसरा भाव स्थान लेता है। वो कब होता है? जब हूणों का आक्रमण उज्जैनी पर होता है। और शेखर से अपनी कविताओं का उपयोग देश को जगाने और लड़ने के लिए प्रेरित करने के आग्रह के लिए किया जाता है। कि शेखर से यह आग्रह किया जाता है वो अपनी कविताएं प्रेम की बजाय किसके लिए इस्तेमाल करे? देश को जगाने और देश के लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम का भाव अभिव्यक्त करने और दुश्मनों से लड़ने के लिए काव्य का प्रयोग करे। यानी लोगों को प्रेरित करे अपने काव्य के माध्यम से, ताकि लोग दुश्मन से लड़ने के लिए उत्तेजित हों, प्रेरित हों। इसी कथानक पर ये एकांकी आधारित है। तो आइए देखते हैं। इसमें मुख्य पात्र कौन है? माधव है। ये गुप्त साम्राज्य का कर्मचारी और शेखर का मित्र है। शेखर उज्जैनी का कवि और इस एकांकी का मुख्य पात्र है, या नायक कह सकते हैं। छाया यहाँ नायिका के रूप में है और शेखर की प्रेयसी, और बाद में वो उससे विवाह कर लेती है, उसकी पत्नी बन जाती है। जगह या स्थान कौन सा है? गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी का एक गृह। समय 5वीं शती या 455 के आसपास की घटना पर आधारित ये एकांकी है। तो एकांकी का प्रारंभ होता है। इसमें पहला जो क्रम है, कवि शेखर का गृह, सब वस्तुएं अस्त व्यस्त। बाईं ओर एक तख्त पर मैली फटी हुई चद्दर बिछी है, इस पर एक चौकी भी रखी है, और इत्यादि। यानी वर्णन किसका किया गया है? वहां जो ग्रह है, जगह है, स्थान है। इधर उधर भोजपत्र या कागज बिखरे पड़े हैं। एक तिपाई भी रखी है जिस पर कुछ पात्र रखे हैं। पीछे की ओर एक खिड़की है, बायां दरवाजा अंदर जाने के लिए और दायां बाहर आने के लिए। दीवारों में कई आले या ताक है। आले क्या होते हैं? जो दीवारों में पहले सामान रखने के लिए या दिया जलाने के लिए छोटी सी ताक बना दी जाती थी या आला बना दिया जाता था, जिसमें दीपदान या कुछ और वस्तु रखी हैं। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है या कभी कभी तख्त पर बैठकर लिखता जाता है। जान पड़ता है कि वह कविता बनाने में लगा हुआ है, संलग्न है, तल्लीन मुद्रा है, यानी वो व्यस्त है। जो कुछ वह कहता है उसे लिखता भी जाता है। शेखर उंगलियां आतुर तुरत पसार खींचते नीले पटका छोर, दोबारा कहता है और फिर लिखता है। यानी वो कोई गीत लिख रहा है जो बार बार वो उसको दोहरा रहा है और फिर उसको लिख रहा है। टंका जिसमें जाने किस ओर, स्वर्ण कर्ण पूरा करने के प्रयास में तल्लीन है। इतने में बाहर से माधव का प्रवेश। माधव क्या है? ये वहां पर दरबार में कर्मचारी है और साथ में शेखर का मित्र है। सांसारिकता का भाव और जानकारी उसके चेहरे से प्रकट है। द्वार के पास खड़ा होकर थोड़ी देर वह कवि की लीला देखता रहता है। उसके बाद माधव किसको कहता है? शेखर को पुकारता है। शेखर, अभी सुना ही नहीं, एक पंक्ति लिखकर। स्वर्ण कर्ण प्रिय हो रहा निहार। शेखर ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, वो अपनी कविता लिखने में ही व्यस्त है। माधव, शेखर। शेखर चौंक कर, कौन? ओह माधव। उठकर माधव की ओर बढ़ता है। माधव, क्या कर रहे हो? शेखर। शेखर, यहाँ आओ माधव, यहाँ। उसके कंधों को पकड़कर तख्त पर बिठाता हुआ, यहाँ बैठो। स्वयं खड़ा है। माधव, तुमने भोर का तारा देखा है कभी? माधव मुस्कुराते हुए, हाँ, क्यों? शेखर के प्रश्न का उत्तर देता है। शेखर बड़ी गंभीरता पूर्वक कैसा अकेला सा एकटक देखता रहता है। जानते हो क्यों? किसके बारे में पूछ रहा है? भोर के तारे के बारे में। कौन बता रहा है? शेखर बता रहा है। नहीं जानते? तख्त के दूसरे भाग पर बैठता हुआ, बात यह है कि एक बार रजनीबाला यानी रात्रि अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली गई, गहरे नीले कपड़े पहनकर, जिसमें सोने के तारे टंके थे। जो ही निकट पहुंची त्यों ही लाज की आंधी आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली। फिर क्या हुआ? यहाँ पर शेखर अपनी कल्पना की अभिव्यक्ति कर रहा है। किस कल्पना की? वो भोर के तारे को कल्पित कर रहा है कि भोर का तारा क्या है? रजनी बाला के
परिधान में टंका हुआ एक सोने का तारा है। रजनी, यहाँ पर देखिए मानवीकरण किया गया है। जो रजनी यानी रात्रि है, वो अपने प्रियतम यानी प्रभात से सुबह के समय, क्योंकि भोर का तारा कब निकलता है? सुबह ही तो निकलता है। गहरे नीले कपड़े, क्योंकि चारों ओर जो अंधेरी रात है हल्की रोशनी के साथ गहरी नीली दिखाई देती है, उसमें सोने के तारे टंगे थे। जैसे ही वो प्रभात के निकट पहुंची, वैसे ही लाज की आंधी आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले गई। फिर क्या हुआ? तब माधव कहता है, कुछ उद्योग के साथ यानी प्रभात अकेला रह गया, यानी उसका प्रियतम जो प्रभात है अकेला रह गया। शेखर नहीं, उसने अपनी उंगलियां पसार कर उसके नीले पटका छोर खींच लिया, कि उसके नीले वस्त्र को पकड़ लिया। जानते हो, यह भोर का तारा है न, उसी छोर में टंगा हुआ सोने का कण है। यानी जब उसने उसका पल्लू पकड़कर खींचा रजनी बाला का प्रभात ने, तो उसके हाथ में उसके पल्लू का एक स्वर्ण कण यानी भोर का तारा आ गया। एक टक प्रियतम प्रभात को निहार रहा है, यानी और वो भोर का जो तारा है, सोने का जो कण है, वो प्रियतम प्रभात को, क्योंकि रात्रि तो चली जाती है, अब किसका आगमन है? प्रभात का, सुबह का आगमन है। ऐसे में ऐसे लगता है कि वो तारा उसे निहार रहा है। क्यों? माधव, बहुत ऊंची कल्पना है, लिख चुके क्या? शेखर, अभी तो और लिखूंगा, बैठा ही था कि तुम आ गए। माधव हंसते हुए, और अब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर ही बैठे थे, आकाश में नहीं? रुक कर, मुझे कोस तो नहीं रहे हो शेखर? माधव किससे कह रहा है? शेखर से। शेखर भोलेपन से। क्यों? माधव, तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया। शेखर सच्चेपन से। कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दिख पड़ती है। माधव मुझ में जोर से हंसकर, तुम अटकेलियां करना भी जानते हो? गंभीर होते हुए। शेखर, कविता तो कोमल हृदय की चीज है, मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के तो छूने भर से मुरझा जाएगी। कौन कह रहा है? माधव कह रहा है। किससे कह रहा है? शेखर से। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और ही उलझने बहुत है, क्योंकि दरबार में कर्मचारी है माधव, तो वहां की बातें कर रहा है। शेखर माधव से कहता है कि तुमने कभी यह सोचा है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग भी हो सकता है? माधव, और हम लोग करते ही क्या हैं? रात दिन मनुष्यों की नई नई उलझने सुलझाने का ही तो उद्योग करते हैं, यानी प्रयास करते हैं। माधव, यही तो नहीं करते। तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी संजीदगी के साथ अमीरी गरीबी युद्ध और संधि की समस्याओं का हल करने का अभिनय करते हो, परंतु मनुष्य के को इन उलझनों के बाहर कभी नहीं लाते। कवि का प्रयत्न करते हैं, पर तुम उन्हें पागल बनाते हो। बीच में बात अधूरी छोड़ देता है। वो कहता है कि तुम केवल बातें करते हो, लेकिन कोशिश नहीं करते। तुम लोगों को केवल उलझा सकते हो, समस्याओं से बाहर नहीं ला सकते। देखिए, कोई भी कहानी रचना एकांकी अगर है तो वो किससे जुड़ी हुई है? तत्कालीन समस्याओं से जुड़ी होती है। केवल यहाँ कवि या लेखक की कल्पना काम नहीं करती, बल्कि लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान संदर्भ में अपने विषयों को, अपने विचारों को प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर भी तो यही चल रहा है। वर्तमान समाज में जो राजनीतिज्ञ और मंत्री है, वो भी तो लोगों की समस्याओं को हल करने का केवल अभिनय करते हैं और मनुष्यों को उलझा कर रखते हैं, बल्कि उन उलझनों से कभी बाहर ही नहीं आने देते। माधव, कवि अवहेलना पूर्वक, तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तुम इन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है। हम जागते रहते हैं और देखते हैं कि जीवन वास्तव में क्या है? कर्तव्य है। शेखर भावुकता से, मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहां सौंदर्य दिख पड़ता है वहां कविता दिख पड़ती है, वही जीवन दिख पड़ता है। स्वर बदलकर, माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भीखमंगनी को देखा है? कभी देखा है? प्रश्न करता है। माधव मुस्कुराकर रोकते हुए, हाँ। शेखर, मैं उसे सदा भीख देता हूं, जानते हो क्यों? माधव, क्यों? कुछ सोचने के बाद, दया सज्जनस्य भूषणम, कि दया सज्जन व्यक्ति का आभूषण है। शेखर, दया? ठहर कर, मैं तो उसे इसलिए भीख देता हूं क्योंकि मुझे उसमें एक कविता, एक लय, एक व्यथा झलक पड़ती है। उसका गहरा झुर्रीदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों के बेबस गड्ढे, एक तरफ एक टक देखते हुए मानो इस मानसिक चित्र में खो गया हो। कौन? शेखर। उसकी झुकी हुई कमर। माधव,
मुझे तो ऐसे जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे इस ढांचे में ढाला हो। माधव, इस भाषण से उसका अच्छा खासा मनोरंजन हो जान पड़ता है। खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गाड़ते हुए, शेखर, टाट में रेशम रेशम का पैबंद क्यों लगाते हो? ऐसे कविता तो तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए। बूढ़ी औरत के लिए वो कह रहे हैं कि तुम वो काम कर रहे हो जैसे टाट में पैबंद लगाना। उस बूढ़ी बुजुर्ग भिखारिन में तुम सौंदर्य को ढूंढ रहे हो। ये कार्य बिल्कुल वैसा ही है जैसे टाट में पैबंद लगाना। तो तत्कालीन जो प्रयोग होने वाले लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी यहाँ सुंदर तरीके से किया गया है। शेखर सरस भाव से, किसी देवी की? माधव अर्थपूर्ण अर्थ में, यह तो उसके पुजारी से पूछो। शेखर, मैं तो नहीं जानता, किस पुजारी को? माधव, अपने को आज तक किसी ने जाना है? शेखर हंस पड़ता है। शेखर कुछ समझकर झेमता है। पागल, गंभीर होकर बैठते हुए। शेखर, सच बताओ, तुम छाया को प्यार करते हो? शेखर मंद और गहरे स्वर में, कितनी बार पूछोगे? माधव, बहुत प्यार करते हो। शेखर, माधव, जीवन में दो ही तो साधनाएं हैं, तख्त से उठकर खिड़की की ओर बढ़ता हुआ छाया का प्यार और कविता। खिड़की के सहारे दर्शकों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। माधव, और छाया? शेखर वही गहरा स्वर, हम दोनों नदी के किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं पाते। माधव कहता है। उठकर शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए माधव कहता है, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। शेखर, नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है। देवदत्त यहाँ पर कौन है? छाया का भाई है। मेरे लिए तो उसका हृदय सूखा हुआ है। माधव प्रश्न करता है, क्यों? शेखर, तुम पूछते हो क्यों? तुम भी तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। यानी किसका साम्राज्य है? स्कंदगुप्त का। देवदत्त एक मंत्री है। भला एक मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध? माधव, मामूली कवि? शेखर, तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? शेखर कहता है, और क्या समझूं, राजकवि? माधव, सुनो शेखर, तुम्हें एक खबर सुनाता हूं। शेखर, खबर? माधव, कल रात को राजभवन गया था। शेखर कहता है, इसमें तो कोई नई बात नहीं, तुम्हारा तो काम ही यह है। माधव, नहीं, कल एक उत्सव था। स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था। गाने हुए, नाच हुए, दावत हुई। एक युवती ने बहुत ही सुंदर गीत सुनाया। सम्राट तो उस गीत पर रीझ गए। शेखर उकताकर, आखिर तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो माधव? माधव, इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा। पता चला कि उसका नाम शेखर। शेखर चौंकर, क्या? माधव, अभी और सुनो। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको यह गाना पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाइए। अब कल से वह कवि महाराजा धीराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। शेखर, मैं? माधव अभिनय करते हुए झुककर, श्रीमान, क्या आप ही का नाम शेखर है? शेखर, मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में? माधव, सपना तो नहीं देख रहे हो? माधव कहता है, सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा कहाँ हुआ है? शेखर, हाँ, वह युवती कौन है? कौन सी युवती के बारे में पूछ रहा है? जिसने वो गाना गाया था। माधव, अब यह भी बताना होगा, तुम भी बुद्धू हो क्या? इसी बूते पर प्रेम करने चले थे? ओहो। शेखर कहता है, ओह छाया। माधव का हाथ पकड़ते हुए, तुम कितने कितने अच्छे हो। माधव, और सुनो, सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वह तक्षशिला जाकर वहां से क्षत्रप वीरभद्र से विद्रोह को दबाए। यानी विद्रोह किसके द्वारा किया जा रहा है? वीरभद्र के द्वारा। अरे देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा, उनका मंत्री बनकर, समझे? शेखर स्वप्न से में, यानी ऐसे लगता है कि जैसे वो सपना देख रहा है। तो क्या सच ही छाया ने कहा है? सच ही? माधव, शेखर, 8 दिन बाद आर्य देवदत्त और मैं तक्षशिला चल देंगे। उसके बाद उसके बाद छाया कहाँ रहेगी भला बताओ तो? शेखर, माधव हंस पड़ता है, इतना भाग्य, इतना? विश्वास नहीं होता। माधव कहता है, न करो विश्वास, लेकिन भले मानस, छाया क्या इस कूड़े में रहेगी? ये बिखरे हुए कागज, टूटी चटाई, फटे वस्त्र। शेखर, लापरवाही की सीमा होती है। शेखर कहता है, मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूं?
माधव। और फिर शेखर, मैं परवाह करता हूं फल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की, भावों में बहकर संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोदी में सिमटने वाले बादल के टुकड़ों की, सुबह को आकाश के कोनों पर टिमटिमाने वाले तारे की। माधव, एक चीज रह गई शेखर। क्या? माधव, जिसे तुम दिन में वृक्षों के नीचे फैली देखते हो, उठकर खड़ा हो जाता है। शेखर कहता है, वृक्षों के नीचे? माधव, जिसे तुम दर्पण में झलकती देखते हो। शेखर, दर्पण में? माधव, जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा देखते हो, निकट आ गया। शेखर समझकर, बच्चों की तरह। छाया? माधव मुस्कुराते हुए, छाया? दूसरा दृश्य, पर्दा गिरता है। उज्जैनी में आर्य देवदत्त का भवन, जिसमें अब शेखर और छाया रहते हैं, क्योंकि आर्य देवदत्त क्या है, सेना के साथ चले गए हैं। कमरा सजा हुआ साफ है, दीवारों पर कुछ चित्र खींचे हैं, कोने में धूपदान, सामने तख्त पर चटाई और लिखने पढ़ने का सामान। बराबर में एक छोटी चाकी पर कुछ ग्रंथ लिखे हैं। दूसरी ओर एक पीढ़ा, जिसके निकट मिट्टी की किंतु कलापूर्ण एक अंगीठी रखी हुई है। दीवार के एक भाग पर अलगनी है, जिस पर कुछ धोतियां इत्यादि टंगी है, एक खूंटी के समान, तनी के समान। छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद और गांधीर्य का जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है। गृह स्वामिनी होने के नाते कमरे की सब वस्तुएं स्थान पर संभाल कर रख रही है, साथ ही कुछ गुनगुनाती भी जाती है। जाड़ा होने के कारण तापने के लिए उसने अंगीठी में अग्नि प्रज्वलित कर दी है। कुछ देर बाद पीढ़े पर बैठकर वह अंगीठी को ठीक करती है। उसकी पीठ द्वार की ओर है, अपने कार्य और गान में इतनी संलग्न है कि उसके बाहर पैरों की आवाज सुनाई नहीं देती। प्यार की है क्या पहचान, चांदनी का पाकर नवस्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान, पवन को परस सलील की लहर, नृत्य में हो जाती लयमान। सूर्य का सुन कोमल पदचाप, फूट उठता चिड़ियों का गान। तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोए प्राण। प्यार की है क्या यह पहचान, गुनगुना रही है छाया। धीरे से शेखर का प्रवेश, कंधे और कमर पर ऊनी दुशाला, बगल में ग्रंथ, गले में फूलों की माला। द्वार पर चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराते हुए छाया का गीत सुनता है। शेखर थोड़ी देर बाद धीरे से छाया नहीं सुन पाती, गाना जारी है। फिर कुछ समय बाद छाया चौंक कर खड़ी हो जाती है, एक साथ मुख फेर कर। ओह! शेखर तख्त की ओर बढ़ता हुआ, छाया, तुम्हें एक कहानी मालूम है? छाया उत्सुकता पूर्वक, कौन सी? शेखर छोटी चौकी पर पहले तो अपनी बगल वाला ग्रंथ रखता है और फिर उस पर दुशाला रखते हुए, एक बहुत सुंदर सी। छाया, सुने कैसी कहानी है? शेखर बैठकर, एक राजा के यहाँ एक कवि रहता था, युवक और भावुक। राजमहल में सब लोग उसे प्यार करते थे। राजा तो उस पर न्यौछावर था। रोज सुबह राजा उसके मुंह से नई कविता सुनता, नई और सुंदर कविता। छाया पीढ़े पर बैठ जाती है, चिबू को हथेली पर टेकती है, यानी अपनी ठुड्डी को हथेली पर रखकर। शेखर, परंतु उसमें एक बुराई थी। छाया, क्या? शेखर, वह अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था। यदि राजा उससे पूछता कि ये तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविताएं क्यों नहीं सुनाते, तो वह उत्तर देता, मैं केवल रात के तीसरे पहर में कविता लिख सकता हूँ। छाया, राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ? शेखर कहता है, नहीं। उसने सोचा कवि के घर पर चलकर देखा जाए कि इसमें रहस्य क्या है। रात का तीसरा पहर होते ही राजा वेश बदलकर कवि के घर के पास खिड़की के नीचे बैठ गया। छाया, उसके बाद? शेखर, उसके बाद राजा ने देखा कि कवि लेखनी लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में कहीं से बहुत मधुर, बहुत सुरीला स्वर राजा के कानों में पड़ा। राजा झूमने लगा और कवि की लेखनी आप से आप चलने लगी। छाया पूछती है, फिर? शेखर, फिर क्या? राजमहल में लौट गया और उसके बाद उसने कवि से कभी प्रश्न नहीं पूछा कि वे सुबह ही क्यों कविता सुनाता है। भला बताओ तो, क्यों नहीं पूछा? छाया, बताऊं? शेखर, हाँ। छाया, राजा को मालूम हो गया कि उस गायिका के स्वर में ही कवि की कविता थी। और बताऊं? खड़ी हो जाती। शेखर मुस्कुराते हुए, छाया, तुम? छाया टोककर, शीघ्रता और चंचलता के साथ, वह गायिका और कोई नहीं, उस कवि की पत्नी थी। और बताऊं? उस कवि को कहानी सुनने का बड़ा शौक था, झूठी कहानी। और बताऊं? उस कवि के बाल लंबे थे, कपड़े ढीले ढाले, गले में फूलों की माला थी, माथे पर। इस बीच शेखर की मुस्कुराहट हल्की हंसी में परिणत हो गई है, यहाँ तक कि इन शब्दों तक पहुंचते पहुंचते दोनों जोर से हंस पड़ते हैं।
थोड़ी देर के बाद गंभीर होते हुए, लेकिन छाया, तुम ही बताओ, तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी कविता क्या होती? तुम तो मेरी कविता हो। छाया गंभीर और उलाहने भरे स्वर में, प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है? शेखर, क्या मतलब तुम्हारा? छाया, कविता तुम्हारे सूने दिलों में संगीत भरती है, स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। पुरुष जब जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है तो सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव ही कर लें। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने अरमान भी निछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ है ही नहीं। और उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, जब कविता भी नीरव हो जाती है, तब पुरुष को चट्टानें भी फिर बुलाती है और वह ऐसे भागता है मानो पिंजड़े से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री के लिए फिर वही अंधेरा, फिर वही सूनापन। शेखर मंद स्वर में, छाया, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। छाया, क्या एक दिन तुम मुझे भी ऐसे छोड़कर न चले जाओगे? प्रश्न करती है शेखर। लेकिन छाया, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? छाया, मैं नहीं मान सकती। शेखर, सुनो तो, मेरे लिए जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़ी हैं। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस रोज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, उस रोज मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊंगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊंगा। कुछ रुककर मेरी कविता मर जाएगी। छाया, नहीं शेखर, मैं मर जाऊंगी किंतु तुम्हारी कविता रहेगी, बहुत दिनों रहेगी। शेखर, मेरी कविता? कुछ देर बाद। छाया, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी विशेष बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुमसे छिपा रखा था। छाया, रहने दो, तुम सदा ऐसे भेद और ऐसी कहानियां सुनाया करते हो। शेखर, नहीं। अच्छा तनिक उस दुशाले को उठाओ। छाया उठाती है, उसके नीचे कुछ। छाया उस ग्रंथ को अपने हाथ में लेती है, उसे खोलो। क्या है? छाया आश्चर्यान्वित होकर। ओह! जो जो छाया उसके पन्ने उल्टती जाती है, शेखर की प्रसन्नता बढ़ती जाती है। भोर का तारा, ओफो, यह तुमने कब लिखा? मुझसे छिपाकर। शेखर हंसते हुए, विजय का सा भाव। छाया, तुम्हें याद है उस दिन जब माधव के साथ मैं तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने इसी भवन में आया था? छाया शेखर की ओर थोड़ी देर देखकर, उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ शेखर? उसी दिन तो भैया को तक्षशिला जाने की आज्ञा मिली थी। उसी दिन तो उन्होंने तुम्हें और मुझे माताजी का वह पत्र दिखाया जिसमें हम दोनों को सर्वदा के लिए बांध दिया। शेखर, हाँ छाया, उसी दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना आरंभ किया था। गहरी सांस में आज वह समाप्त हो गया। छाया, शेखर, यह हमारे प्रेम की अमर कृति है। शेखर, उसे यहाँ लाओ। हाथ में लेकर चाव से खोलता हुआ, भोर का तारा। छाया, यह काव्य बड़ी लगन का फल है। कल मैं इसे सम्राट की सेवा में ले जाऊंगा और फिर जब मैं उस सभा में इसे सुनाना आरंभ करूंगा, तब सारे उज्जैनियों की आंखें मेरे ऊपर होंगी। महाकाव्य। उस समय सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिरमौर हो जाऊंगा। छाया, बरसों बाद दुनिया पढ़ेगी, कवि कुल शिरोमणि शेखर कृत भोर का तारा। हा हा हा। विभोर हो जाता है वो अपने ही लेखन पर। छाया उसकी ओर एक तक देखती रही। सहसा उसके चेहरे पर चिंता की रेखा खिंच जाती है। शेखर हंस रहा है। छाया, शेखर, वह हंसे जा रहा है। शेखर की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर सहसा चुप हो जाता है। क्यों छाया, क्या हुआ तुमको? छाया चिंतित स्वर में, शेखर चुप हो जाती है। शेखर कहता है, कहो। छाया, शेखर, तुम इसे संभाल कर रखोगे न? शेखर, बस इतनी सी बात। छाया, मुझे डर लगता है कि कहीं यह नष्ट न हो जाए, कोई इसे चुरा न ले जाए और फिर तुम। शेखर, हाँ पगली, ऐसा क्यों सोचने लगी? सोचने से ही डर गई। छाया, तेरे लिए तो आज प्रसन्न होने का दिन है, बहुत प्रसन्न। इधर देखो छाया, हम लोग कितने सुखी हैं और तुम हो तक्षशिला के क्षत्रप देवदत्त की बहन और उज्जैनी की सबसे बड़ी कवि शेखर की पत्नी। तक्षशिला का क्षत्रप और उज्जैनी का कवि। हाँ। क्यों छाया? छाया मंद स्वर में, तुम सच कहते हो शेखर, हम लोग बहुत सुखी हैं। शेखर मगन होकर, बहुत सुखी। सहसा बाहर कोलाहल, घोड़ों की टापों की आवाजें। शेखर और छाया छिटक कर चैतन्य खड़े हो जाते हैं, यानी चेतना में आ जाते हैं। शेखर द्वार की ओर बढ़ता है। शेखर, कौन है? सहसा माधव का प्रवेश, थकित और श्रमित, शस्त्रों से सुसज्जित, पसीने में नहा रहा था, चेहरे पर भय और चिंता के चिन्ह। शेखर और छाया, माधव,
शेखर, माधव तुम कहाँ? तुम यहाँ कहाँ? माधव दोनों पर दृष्टि फेंकता हुआ, शेखर, छाया। फिर उस कमरे पर डरी सी आंखें डालता है, मानो उस सुरम्य घोंसले को नष्ट करने से भय खाता हो। कुछ देर बाद बड़े प्रयत्न और कष्ट के साथ बोलता है, मैं तुम दोनों से भीख मांगने आया हूँ। छाया और शेखर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। छाया, भीख मांगने? तक्षशिला से? क्योंकि जो माधव है वो कहाँ गया हुआ था? तक्षशिला गया हुआ था, वहां से वापस आया है कहां पर? उज्जैनी में। शेखर, तक्षशिला से? माधव क्या बात है? माधव धीरे धीरे मजबूती के साथ बोलना आरंभ करता है, परंतु जो जो बढ़ता है त्यों त्यों स्वर में भावुकता आती जाती है। माधव कहता है, हाँ, मैं तक्षशिला से ही आ रहा हूँ। यहाँ तक कैसे आ गया यह मैं नहीं जानता। हाँ, ये जानता हूँ कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में है और हमें घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। शेखर, गुप्त साम्राज्य संकट में? क्या कह रहे हो माधव? माधव संजीदगी के साथ, शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी है। हुणों का सरदार तोरबाण भारतवर्ष पर चढ़ आया है। माधव भय से डरकर भयाक्रांत होकर, तोरबाण? माधव, उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है। उसने अंबी राज्य को नष्ट कर दिया है। उसकी सेना तक्षशिला को पैरों तले रोंद रही है। छाया सहसा माधव के निकट जाकर भय से कातर हो उसकी भुजा पकड़ती हुई, तक्षशिला? माधव उसी स्वर में, सारा पंचनद आज उसके भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यावर्त पीड़ितों की हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। नहीं भीख मांगता हूं, सम्राट स्कंदगुप्त की, देश की इस संकट में मदद करो। बाहर भारी कोलाहल। शेखर और छाया जड़वत खड़े हैं, यानी पत्थर के समान जड़ हो गए हैं। देखो बाहर जनता उमड़ रही है। शेखर, तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारे स्वर में प्रभाव। तुम अपने शब्दों के बल पर सोई हुई आत्माओं को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। शेखर सुनता जा रहा है, चेहरे पर भावों का आवेग है, मस्तक पर हाथ रखता है। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर अपनी ओजमयी कविता द्वारा तुम गांव गांव में जाकर वह आग फैला दो। शेखर को कौन कह रहा है? माधव कह रहा है कि तुम अपनी ओजमयी कविता से गांव गांव में जाकर आग फैला दो। किसकी आग? देश प्रेम की, जिससे हजारों लाखों भुजाएं अपने सम्राट और देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में ले लें। कुछ रुककर शेखर के चेहरे की ओर देखता, उसकी मुद्रा बदल रही है, जैसे कोई भीषण उद्योग कर रहा है। कवि, देश तुमसे बलिदान मांगता है। छाया अत्यंत दर्द भरे करुण स्वर में, माधव माधव। माधव मुड़कर छाया की ओर कुछ देर देखता है, फिर थोड़ी देर बाद, छाया, उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज हैं, इसमें तो शस्त्रों मिट गए और शस्त्रों को मिटना है। शेखर मानो नींद से जागा हो। किसने? माधव, आर्य देवदत्त ने, अंतिम समय। छाया जैसे बिजली गिर गई हो। माधव माधव, तो क्या भैया? क्योंकि छाया किसकी बहन है? देवदत्त की बहन है। माधव, उन्होंने वीरगति पाई है। छाया छाया पृथ्वी पर घुटनों पर गिर जाती है, चेहरे को हाथों से ढक लिया है। जिस बीच में माधव कहे जाता है, शेखर एक दो बार घूमता है, उसके मुख से प्रकट होता है मानो डूबते को सहारा मिलने वाला है। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में वे हुणों के दल के निकट आ पहुंचे। वहां उन्हें ज्ञात है कि वीरभद्र हुणों से मिल गया है। उनके 20 सैनिक आगे हुणों में फंसे हुए थे। वे तक्षशिला लौट सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए और मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा। मैं आज सहसा रुक जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर जा पड़ती है। शेखर चौकी के पास खड़ा है, उसके चेहरे पर दृढ़ता और विजय का भाव है। बाहर कोलाहल कम है। शेखर अपना हाथ बढ़ाकर अपने ग्रंथ भोर का तारा को उठाता है। इसी समय माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से, बिछुड़न से, प्रेम से देखता है। उसके बाद आगे बढ़कर अंगीठी के निकट जाकर उसमें जलती हुई अग्नि को देखता है और धीरे धीरे उस पुस्तक को फाड़ता है। इस आवाज को सुनकर छाया अपना मुख ऊपर को करती है। छाया उसे फाड़ते हुए देखकर, शेखर, लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया। लपटें उठती है,
छाया फिर गिर पड़ती है। शेखर लपटों की ओर देखता है, फिर छाया की ओर दृष्टिपात करता है। एक सूखी हंसी के बाद बाहर चल देता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैरों की आवाज थोड़ी देर सुनाई देती है। माधव द्वार की ओर बढ़ता है। छाया अत्यंत पीड़ित स्वर में, माधव तुमने तो मेरा प्रभास नष्ट कर दिया। माधव उसकी ये शब्द सुनकर बाहर जाता जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है, पीछे की खिड़की के निकट जाकर उसे खोल देता है। इससे बाहर का कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर और उसके साथ पूरे जनसमूह के गाने का स्वर सुन पड़ रहा है। नगाड़े पे डंका बजा है, तू शस्त्रों को अपने संभाल, बुलाती है वीरों की तुरही, तो उठ कोई रास्ता निकाल। शेखर के साथ कौन गा रहा है? जनता गा रही है। शेखर का स्वर तीव्र है, तेज है। माधव खिड़की को बंद कर देता है। पुनः शांति। इसके बाद मंद परंतु दृढ़ स्वर में बोलता है, माधव, छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। छाया धीरे धीरे अपना मस्तक उठाती है। यानी अब शेखर क्या है? जो शेखर पहले सिर्फ एक सोने का कण मात्र था, केवल भोर का तारा मात्र था, जो केवल कुछ समय के लिए चमकता था, लेकिन अब वो क्या है? अब वो प्रभात है, अब वो सूर्य है जो नई रोशनी लेकर आएगा, जो नई किरणें लेकर आएगा, लोगों में नया जोश उत्पन्न करेगा, ताकि वो अपने साम्राज्य के लिए, अपने देश के लिए अपना बलिदान दे सके। तो यहाँ पर एक सीमित भाव के बजाय क्या है? एक विस्तृत भाव अब उत्पन्न हो रहा है। यहाँ व्यक्तिगत प्रेम के बजाय देश प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो माधव छाया को इस बारे में बताता है कि तुम्हारा प्रभात अब खत्म नहीं, बल्कि एक नया सूर्य उदय हो रहा है। और इसी के साथ एकांकी समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ एकांकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें जो मूल भाव है वो राष्ट्रीयता और देश प्रेम का भाव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।